आपका जो फार्माकोलॉजी का सेकंड यूनिट है उसका टॉपिक है ये गाउट। ठीक है। और ये इसमें हमें ऐसे ड्रग्स पढ़ने हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं। तो इसमें हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है इसको समझेंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र होता है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एंटीजन से फाइट करती हैं। यदि हमारी बॉडी में कोई भी बाहर से ऐसा सब्सटेंस आता है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट ना करे तो वो एंटीजन की तरह काम करता है। और उस एंटीजन से फाइट करता है हमारी एंटीबॉडी। और हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, किसी एलार्जन से बचाता है, पैथोजन से बचाता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। और हाइपर एक्टिविटी के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा है एंटीजन के अगेंस्ट में, कभी वो एबनॉर्मली होने लगता है और हमारी ही बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज करने लगता है। जब मैंने आपको जॉइंट पढ़ाया था तब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। इस जॉइंट को हम सिनोवियल जॉइंट कहते हैं। और ये सिनोवियल जॉइंट में यहाँ पर जहाँ दो बोन आपस में आर्टिकुलेट होती है, यहाँ पर एक सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होती है, इसको हमारे एंटीबॉडी अटैक करके इसको रैप्चर कर देते हैं। तो रैप्चर करने की वजह से यहाँ पर पेन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है। पेन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन यहाँ पर जनरेट होती है। और इसी कंडीशन को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस सीवियर इन्फ्लामेशन कॉज होता है यहाँ पर। सीवियर मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटेंस, मॉडरेट मतलब मीडियम, सीवियर मतलब ज्यादा। तो कभी भी किसी डिजीज डिसऑर्डर के सामने यदि सीवियर आपको नजर आए तो मतलब वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है वो। ठीक है। तो अर्थराइटिस का जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा पेशेंट को परेशान करता है। सूजन काफी आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट में डिसफंक्शनिंग हो जाती है, पेशेंट को चलने में प्रॉब्लम होती है। और जब वो मॉर्निंग में सो के उठता है तो अकड़न जकड़न सी उसको महसूस होती है और वो लड़खड़ा के चलता है, लंगड़ा के चलता है। तो ये रिमेटाइड अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनके इस टाइप के सिम्टम्स हम देख सकते हैं। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस की खास बात ये है कि ये लार्ज जॉइंट्स में होने वाला प्रॉब्लम है। ठीक है। जैसे हमारा जो नी जॉइंट है वो लार्ज जॉइंट की श्रेणी में आता है। जब मैंने आपको प्रीवियस ईयर में जॉइंट्स पढ़ाया था तो लार्ज जॉइंट्स होते हैं, स्मॉल जॉइंट्स होते हैं। स्मॉल जॉइंट्स का एग्जांपल है हमारे फिंगर्स में, फैलेंजेस में, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। इसमें जो जॉइंट है ये छोटे जॉइंट है। ठीक है। और हमारा जो एल्बो है, नी, ठीक है, हमारा कोहिनी और नी, तो नी का और कोहिनी का जो जॉइंट है ये लार्ज जॉइंट की श्रेणी में आता है। तो हमारा जो नी है इस पे हमारे पूरी बॉडी का वेट पड़ता है। ठीक है। हमारे घुटनों पे हमारी पूरी बॉडी का वेट पड़ता है सबसे ज्यादा। यदि कोई जॉइंट वेट सह पाता है तो वो ये वाला जॉइंट होता है, घुटने का जॉइंट। ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा वेट पड़ता है। तो जो ऐसे पेशेंट जिनका वेट बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी को क्लासिफाइड किया गया है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में। तो यदि अपर लिम्ब का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, एडिपोज टिश्यू बढ़ जाएगा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएगा, तो उसके नी पे बहुत ज्यादा लोड पड़ने से भी रूमेटाइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि वहां पर एक एज के बाद में जो ल्यूब्रिकेशन है वो कम हो जाता है, और ल्यूब्रिकेशन के कम होने की वजह से फ्रिक्शन वहां जनरेट होता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो लेयरिंग है वो डैमेज होने लगती है, और उस डैमेज की वजह से वहां पर इंटेंस पेन कॉज होता है। सो इट इज वन मोर कॉज ऑफ रूमेटाइड अर्थराइटिस। ये भी एक कॉज होता है। ठीक है। और एक कॉज मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून डिजीज। तो ऑटो इम्यून वर्ड को आप समझे, ऑटो इम्यून क्या है? हमारे ही बॉडी के सेल हमारे ही बॉडी के किसी दूसरे पार्ट के सेल को डैमेज कर रहे हैं, जिस वजह से कोई डिजीज डिसऑर्डर कॉज हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसको शॉर्ट में आरए भी कहते हैं। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आरए, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आरए मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है। जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, माइस्थेनिया ग्रेविस, एमजी। तो कभी कभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं, है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और अर्थराइटिस और गाउट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सोशल फार्मेसी हो या फार्माकोलॉजी हो या आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, इन सब्जेक्ट्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन डिजीज है। इससे बहुत लोग परेशान होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रूमेटाइड अर्थराइटिस और गाउट, ये दोनों डिजीज को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम गाउट समझते हैं। ठीक है, गाउट गाउट में भी जॉइंट में पेन होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, गाउट जो है वो स्मॉल जॉइंट्स में होने वाला है। मतलब हमारे जो पैर की उंगलियां हैं उसके आसपास होगा, हमारे हाथों की उंगलियों में होगा, है ना, रिस्ट जॉइंट पे होगा। तो ऐसे जॉइंट पे गाउट की प्रॉब्लम आती है। अब गाउट में भी इन्फ्लामेशन होता है, गाउट में भी पेन होता है। अर्थराइटिस के कंपेयर में कम होता है, अर्थराइटिस में ज्यादा पेन होता है गाउट के कंपेयर में। ठीक है, लेकिन गाउट की विशेषता ये है कि इसका कारण कुछ और है। इसका कारण है, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक बार एग्जाम में अर्थराइटिस और गाउट में डिफरेंस पूछा गया था, तो कम से कम आपको तीन चार डिफरेंस पता होने चाहिए, है ना। एक तो डिफरेंस ये हो गया कि ये स्मॉल जॉइंट में होता है और अर्थराइटिस लार्ज जॉइंट में होता है। गाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और अर्थराइटिस आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो इसमें ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा होगा, है ना। तो हम फूड कंज्यूम करते हैं, हमें उससे एनर्जी मिलती है, फैट लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, लिपिड, प्रोटीन। तो प्रोटीन से हमारी बॉडी में जब प्यूरिन बनता है, और प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म जब हमारी बॉडी में सही से नहीं होता है, तो प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, और वो क्रिस्टलाइजेशन और एक्यूमुलेशन होता है, डिपोजिशन होता है स्मॉल जॉइंट्स पे, और वहां पर नर्व सप्रेस होती है, जिस वजह से एक पेन जनरेट होता है, और वहां पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन जनरेट होती है, रेडनेस भी आ सकती है, और वहां पर एक ऐसा डिपोट जैसा बन सकता है। आगे मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। तो ये होता है गाउट। ठीक है, गाउट होता है स्मॉल जॉइंट में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है लार्ज जॉइंट में। सबसे ज्यादा रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहाँ देखा जाता है ह्यूमन बॉडी में, नी जॉइंट में देखा जाता है। ठीक है, और ये एक जॉइंट से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है दोनों ही, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। तो गाउट causes painful condition like arthritis, but its cause is different। इसका कॉज होता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल का फॉर्मेशन, जो कि सीवियर इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, जो कार्टिलेज होती है और जो हमारे जॉइंट होते हैं उसमें धीरे धीरे इन्फ्लामेशन और पेन का सिम्टम्स आता है, लेकिन ये दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ जॉइंट कार्टिलेज होता है। मतलब कार्टिलेज मैंने आपको बताया था ना, बोन और कार्टिलेज जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, कार्टिलेज हमारा सॉफ्ट होता है, ठीक है, और टेंडन बताया था, लिगामेंट बताया था, ये सब हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ रखा है। तो जब कार्टिलेज, धीरे धीरे कार्टिलेज के सेल का ब्रेकडाउन होने लगता है, तो उस वजह से ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है। मतलब गाउट और रूमेटाइड के पेशेंट को ऑस्टियो अर्थराइटिस भी हो सकता है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स में। गाउट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय अटैक ऑफ पेन एंड स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑन जॉइंट्स। अब ये क्यों होता है, हाइपर यूरिसेमिया की वजह से होता है। हाइपर यूरिसेमिया क्या होता है, अभी आपको बताया था ना, यूरिक एसिड यूरिक का एसिड ब्लड का में बढ़ना। लेवल बढ़ जाना। तो नॉर्मल लेवल, नॉर्मल इसका क्या होता है रेंज, 6 mg/dL। ठीक है, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। यदि इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, 7+ हो जाएगा, है ना, तो डिजीज कॉज करता है। नॉर्मली कुछ लोगों में 5 तक भी नॉर्मल रेंज होता है, गुड, है ना, गुड मतलब नॉर्मल रेंज है ये, गुड की कैटेगरी में आता है। 5 है, 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका रीजन क्या है, हाइपर यूरिसेमिया। हाइपर यूरिसेमिया मतलब होता है इलेवेटेड लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। और यूरिक एसिड कहाँ से बनता है, ये प्रोटीन का जो पार्ट होता है ना, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये सब किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। यहाँ पर ये फिजियोलॉजी ऑफ गाउट यदि आपसे पूछते हैं तो ये सब आपको बताना है उसमें, कि यूरिक एसिड बढ़ गया ब्लड में, और ये सोडियम से भी रिएक्ट करता है और क्रिस्टल बनाता है जिसको हम टॉफी बोलते हैं। और सॉफ्ट टिश्यू, जॉइंट का जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ना, उस पे इसका डिपोजिशन होता है।
अब इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है इसको हम कम करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करेंगे? एंडोमेथासिन। ये वाला ड्रग हम यूज करेंगे, एंडोमेथासिन। ठीक है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। ये एनएसएड कैटेगरी का एक ड्रग होता है। ठीक है, एनसेड में आपको पढ़ा चुका हूँ। और फिर हम दूसरा ड्रग यूज करते हैं कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ा होगा। ठीक है, ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाउट के ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ गाउट। तो वहां पर आपको कॉल्चिसिन लगाना है। कॉल्चिसिन सबसे ज्यादा यूज होता है गाउट के ट्रीटमेंट में। फैगोसाइट क्या होता है? फैगोसाइटोसिस कोई बताएगा? फैगोसाइटोसिस। हम्म। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, बताओ। कैलाश, पूनम, आप बताओ। सर सर टिश्यू। नहीं, नहीं पता ये सर। ओके। हाँ कैलाश, कोशिश करो। देखो बेटा, जब मैंने आपको पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, जब आपको मैंने फेगोसाइट के बारे में बताया था, फेगोसाइट सेल क्या होते हैं? ये किसी भी एंटीजन को या किसी ऐसे सब्सटेंस को जिसको हमें डाइजेस्ट करना है, जिसको हमें पचा लेना है, तो हमारी बॉडी का जो फेगोसाइट सेल होता है ये उसके करीब जाता है। ठीक है, और करीब जाके उसको इंगल्फ कर लेता है। और इसके पास क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। तो इसमें यहाँ जो क्रिस्टल बने हैं, ये क्रिस्टल को जो फेगोसाइट सेल है वो उसको डाइजेस्ट करके उसको खत्म करने की कोशिश करता है, मतलब उस क्रिस्टल को तोड़ देगा ये, है ना। अब ये क्रिस्टल यदि टूट जाएगा तो जिससे हमारी ये प्रॉब्लम में हमें राहत मिल जाएगी। तो हम ये कॉल्चिसिन ड्रग यूज करते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन केस ऑफ गाउट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ड्रग है। इसलिए आप इसको याद रखना, लिख लो चाहो तो। नोट्स बनाया करो जब मैं पढ़ाता हूँ तो, और जो पढ़ा देता हूँ उससे आप नोट्स बनाओगे तो बहुत फायदा मिलेगा। तो कॉल्चिसिन आप याद रखोगे, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये फेगोसाइट को, फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है, और इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। और फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में सेल और टिश्यू को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स भी नहीं बनने चाहिए। फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से हम कैसे कम कर सकते हैं? इसके लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं। मैंने आपको विटामिन पढ़ाए थे, तो उसमें आपको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के एग्जाम्पल बताए थे, कोई बताएगा? विटामिन सी और विटामिन ए, है ना, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में आते हैं। और विटामिन ई, है ना। तो विटामिन सी और ई हम एज अ एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, ये दोनों विटामिन। ठीक है। तो ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारी बॉडी में सेल और टिश्यू को डैमेज करते हैं, तो इस डैमेज की वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है ना। तो हम एंटीऑक्सीडेंट भी यूज करते हैं, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप ऐड कर लेना एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। वैसे ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पता है आपको पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी मतलब होता है कि किसी भी डिजीज कंडीशन में, डिसऑर्डर में, उस ऑर्गन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। हार्ट नॉर्मली कैसे वर्क करता है और जब हार्ट बीमार पड़ जाता है तब कैसे काम करता है। किडनी नॉर्मली काम कैसे करती है, बीमार पड़ जाती है तो कैसे काम करती है। किडनी नॉर्मली जैसे 24 घंटे में 1.5 लीटर यूरिन बना रही है, पर किसी की किडनी 24 घंटे में 2 लीटर 2.5 लीटर यूरिन बना रही है, तो ये एक डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर है ये। ठीक है। किसी की किडनी 24 घंटे में मात्र 100 ml यूरिन बना रही है, तो ये एबनॉर्मेलिटी है। तो एबनॉर्मेलिटी क्या है ये हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, कि किसी भी डिजीज की पैथोलॉजी क्या है ना। जैसे स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। पर वो टिश्यू जब बीमार पड़ा तो वो कैसा हो गया, वो क्या उसमें परिवर्तन आ गए, क्या चेंजेस आ गए, उसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी होती है बेटा। हर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी है, डिसीज डिसऑर्डर में कोई ना कोई चेंजेस तो बॉडी में आते हैं, और उसी चेंजेस की स्टडी को हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो मैंने आपको यहाँ गाउट की पैथोफिजियोलॉजी बताई कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें कि फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, आपको मैंने बताया यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन रहे हैं, तो ये सब एबनॉर्मेलिटी है ना। ये क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल भी बढ़ता है तो कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ कंबाइन होके कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेता है, और वो किडनी में कहीं ना कहीं फंस जाता है ना, पेल्विस में फंस जाएगा, या कहीं ना कहीं यूरेटर में फंस जाएगा यदि ज्यादा ही बड़ा है तो।
है ना। तो इस तरह से किडनी में किडनी स्टोन का प्रॉब्लम आएगा, तो वो भी तो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आ रहा है ना। किसी भी चीज की अधिकता होगी, यदि उसका नंबर्स बढ़ेगा तो वो एक लंफ बना सकता है ना। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, तो वो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा है यहाँ पर। एक्यूट गाउट और क्रॉनिक गाउट। एक्यूट गाउट मतलब यदि अभी ताजा ताजा गाउट शुरू हुआ है, एक्यूट मतलब अभी अभी नया नया, और क्रॉनिक मतलब होता है पुराना। तो ये टर्म होता है, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है, पेन के केस में, किसी डिसऑर्डर के केस में। एक्यूट लग गया मतलब अभी ताजा है, नया है। जैसे एक्यूट इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन। एक्यूट मतलब अभी हुआ है, क्रॉनिक मतलब पुराना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल HIV एड्स। किसी पेशेंट को यदि आज एक्सपोजर हो जाए HIV के वायरस से, तो हो सकता है उसको 8 साल बाद सिम्टम आएंगे, है ना। तो उसका प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, हो सकता है 2 साल बाद आए। 3 4 5 साल तो पता ही नहीं चलता जिसको HIV एड्स हो जाता है ना। और मैंने आपको इंक्यूबेशन पीरियड भी बताया था। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? यदि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपकी बॉडी पे अटैक किया तो सिम्टम कब आ रहे हैं? आज अटैक करेगा, 7 दिन बाद सिम्टम आएंगे, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या हो जाएगा? 7 दिन। 14 दिन बाद आएंगे तो 14 दिन। इसलिए अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीज का आपने इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ा होगा। किसी का 7 दिन, किसी का 14 दिन, किसी का 5 दिन। HIV एड्स का बहुत ज्यादा होता है ना। हो सकता है 3 साल बाद सिम्टम आए या 10 साल बाद सिम्टम आए, है ना। तो ये जो सिम्टम आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? उसने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, वो तैयार हो गया आपकी बॉडी को डैमेज पहुंचाने के लिए। और जब डैमेज पहुंचाएगा तब सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। तो एक्यूट और क्रॉनिक टर्म ये आप हमेशा याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूट मतलब ताजा नया नया, एक्यूट पेन, क्रॉनिक पेन, है ना। तो एक्यूट गाउट, और इसका आप ट्रीटमेंट नहीं कराओगे, थोड़ा अवॉइड होगा, पुराना होते चला जाएगा, तो क्रॉनिक गाउट हो जाएगा ये। ठीक है। तो इसमें वही ऑनसेट, सडन पेन शुरू हो जाता है ना। और सामान्यतः दवाइयां खाने से जाता नहीं है, क्योंकि वो उसका कारण कुछ और है। जैसे आपको यदि सपोज हेडेक हो रहा है, और वो जनरल हेडेक है, यदि नॉर्मली आपने थोड़ा टीवी देख लिया है या थोड़ा आपने किसी विषय पे ज्यादा सोच लिया है, उससे अब यदि आपको हेडेक हो रहा है तो आप नॉर्मली पेन किलर खाओगे, क्रोसिन डिस्प्रिन कुछ लोगे तो ठीक हो जाएगा। पर वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, 15 दिन हो गए हो ही रहा है, दवाई ले ली तो भी हो रहा है ना। तो फिर हो सकता है वो माइग्रेन हो। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटीज बनती है कि कुछ और तो नहीं है ना। सामान्यतः कभी आपके भी साथ हुआ होगा, थोड़े बहुत घुटने दर्द हो रहे होंगे, पैर दर्द हो रहे होंगे, मसल्स दर्द हो रहे होंगे, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है ना। ऐसी जनरल प्रॉब्लम कभी कभी लाइफ में आती है। लेकिन जैसे गाउट हुआ, अर्थराइटिस हुआ, ये डिजीज डिसऑर्डर की श्रेणी में आते हैं। इनके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने बहुत जरूरी होते हैं, अदरवाइज ये बढ़ते चले जाते हैं, है ना। पर इनिशियली पेशेंट सोचता है चलो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। पर जब आराम नहीं लगता, फिर जब ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, सिटी स्कैन होता है, सोनोग्राफी होती है, फिर डायग्नोसिस से पता चलता है कि बीमारी क्या है ना। तो एक्यूट और क्रोनिक गाउट, किसी भी डिजीज को यदि आप इग्नोर करोगे तो वो क्रॉनिक हो जाएगी, आगे चल के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सीवियर सीवियर हो जाएगी, एक विकराल रूप धारण कर लेगी। फिर उसके ट्रीटमेंट में भी टाइम लगेगा, और हो सकता है कि उसके रियकरेंस की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो एक लेवल के बाद प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो ही ना पाए, है ना। ऐसा भी होता है। अब जैसे आई से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, इनिशियल स्टेज में आसानी से ठीक हो जाती है। आई के भी सेल डैमेज हो जाते हैं तो उसकी भी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है ना। तो आई भी बहुत हमारा बॉडी का सोफेस्टिकेटेड ऑर्गन है। तो ये किन जॉइंट्स में होता है? स्मॉल जॉइंट में। स्मॉल जॉइंट कहाँ पर होता है? एंकल जॉइंट, हिल जॉइंट, एड़ी का, नी जॉइंट, घुटने का, रिस्ट, कलाइयों का जॉइंट, एल्बो, कोहिनी का जॉइंट, और फैलेंजेस जॉइंट जो हमारे फिंगर में होते हैं। तो ये इसकी लोकेशन है जहां पर गाउट ज्यादातर देखा जाता है। अब इसके हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में इसमें हम एनासेट देंगे, ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, और कॉल्चिसिन देंगे। और एक ड्रग और है जो अभी नाम नहीं आया है, वो है एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल भी बहुत ज्यादा यूज होता है गाउट के ट्रीटमेंट में। ये ड्रग क्या करेगा? ये ड्रग आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ। ये है आपका एलोप्यूरिनॉल। ठीक है।
एलोप्यूरिनॉल क्या करेगा, इनिबिट द यूरिक एसिड सिंथेसिस, यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कर देगा। तो यूरिक एसिड कम बनेगा तो उसका लेवल ब्लड में बढ़ नहीं पाएगा, और बढ़ नहीं पाएगा तो राहत मिलेगी और पेशेंट ठीक हो जाएगा। और एक ड्रग और है जो बहुत यूज होता है, प्रोबेन एसिड। ठीक है, प्रोबेन एसिड, ये भी ड्रग और ये एलोप्यूरिनॉल, ये दो ड्रग बहुत यूज होते हैं। ये एनसेड तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, है ना। ये इन्फ्लामेशन कवर करते हैं। एंडोमेथासिन 500 mg, और सॉरी 50 mg यूज होता है। डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक 50 mg 100 mg तक यूज करते हैं। और कीटोरोलैक, नेप्रोक्सेन, पायरोक्सिकेम, ये सारे ड्रग्स हैं। ये वही पेन इन्फ्लामेशन इसको रिड्यूस करेंगे, केवल मतलब सिम्टम्स को सप्रेस करेंगे बस। बाकी हमारे मेन ड्रग कौन से हैं? मेन ड्रग है हमारा एलोप्यूरिनॉल। ठीक है। और ये जो एनसेड्स हैं ये सपोर्टिव ड्रग है। ठीक है, क्योंकि ये सिम्टम्स को कम कर रहे हैं। जब कोई बीमारी होती है तो हमें उसके मैनेजमेंट के हमारे पास दो रास्ते रहते हैं। पहला रास्ता कि हम उसके कॉज को रिमूव करें, और दूसरा रास्ता हम उसके लक्षणों को दबाएं। ठीक है। तो ये जो एनसेड्स हैं ये सपोर्टिव ड्रग्स हैं। मतलब गाउट में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, पेशेंट को जो स्वेलिंग है, पेन है, उसको ये कम करेगा। और हमारे जो एक्चुअल ड्रग है जो उस बीमारी को क्योर करेंगे वो कौन से हैं? एलोप्यूरिनॉल है, वो कौन सा है? कॉल्चिसिन है। तो ये मेन ड्रग हो गए, ड्रग ऑफ चॉइस। और ये जो ड्रग है ये सपोर्टिव ड्रग्स हो गए। लेकिन ये भी जरूरी है ना, क्योंकि मेन परेशानी तो पेशेंट को लक्षणों से ही होती है। दर्द से ही तो व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान होता है, और दर्द ना हो तो वो ध्यान भी नहीं देता। किसी के घुटने में थोड़ी बहुत सूजन भी आ जाए और दर्द ना हो तो वो उतना ध्यान नहीं देता है। सूजा है तो भाई ठीक है, सूजा है, ठीक हो जाएगा, ऐसा सोच लेता है वो। लेकिन यदि दर्द हो रहा हो और कुछ ना भी दिख रहा हो तो भी वो परेशान हो जाता है। तो सबसे बड़ा जो लक्षण होता है वो दर्द होता है किसी भी बीमारी का, जिसके होने पर व्यक्ति तत्काल एक्शन लेता है, इमीडिएट डॉक्टर को विजिट करता है, चेकअप करवाता है। ठीक है, तो पेन सबसे बड़ा सिम्टम होता है। तो ये पेन को टेम्परली कम करते हैं, है ना। अब मुझे बताओ, यदि किसी को पेन किलर ना दिए जाए, कॉल्चिसिन दी जाए और एलोप्यूरिनॉल ड्रग उसको दिया जाए, तो क्या उसका प्रॉब्लम क्योर होगा? तो ये पेन चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। पर जब तक ये दवाइयां चलेगी 7 दिन 15 दिन, तब तक पेशेंट कम से कम सो तो पाए, नींद तो आए उसको। नहीं तो ये 15 दिन 7 दिन में ना सोने की वजह से उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, किसी से लड़ बैठेगा वो, है ना। तो उसको नींद आए प्रॉपर, उसको दर्द ना हो, है ना, उसको अपना देख के बॉडी पार्ट ऐसा ना लगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो हम सारे सिम्टम्स को मैनेज करते हैं ताकि उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी पॉजिटिव मोड पे रहे। और उसकी साइकोलॉजी यदि पॉजिटिव रहेगी तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक होगी। कोई व्यक्ति यदि नकारात्मक सोचेगा तो उसकी बीमारी ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, और कोई व्यक्ति यदि खुश रहेगा, पॉजिटिव सोचेगा, तो वो जल्दी ठीक होगा। ठीक है। तो इसलिए हमको पेशेंट को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का फ्लो चार्ट है। ठीक है, हाइपोजेंथीन, जैंथीन, यूरिक एसिड, है ना। अब देखो यहाँ पर जैंथीन से बन रहा है यूरिक एसिड। ठीक है, हाइपोजेंथीन को छोड़ो, जैंथीन से, जैंथीन से बन रहा है यूरिक एसिड। अब ये जो जैंथीन ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम है, हमने इसको इनिबिट कर दिया, इसकी एक्टिविटी को। ठीक है, और हमने इसकी एक्टिविटी को इनिबिट कर दिया तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये काम करेगा हमारा एलोप्यूरिनॉल नाम का ड्रग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। एलोप्यूरिनॉल ड्रग कौन सी डिजीज की ट्रीटमेंट में यूज होता है ना। तो गाउट आप लगा दोगे। ठीक है। अब ये देखो, इस इमेज में आप देख सकते हो गाउट का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बोन जो है यहाँ पर इरोजन कॉज हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर यूरेट क्रिस्टल एक टॉफी बना रहे हैं। टॉफी मतलब एक ऐसे छोटा सा गुठली, है ना, एक गुम्मा। ठीक है, गुम्मा आपने सुना होगा, लोकल लैंग्वेज में गुम्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो एक ये गुम्मा बन गया, है ना। ये यहाँ से नॉर्मली ऐसा था, लेकिन गाउट की वजह से ऐसा
ऐसा हो गया वो। तो इसी को बोलते हैं टॉफी। ठीक है। और यहाँ पर ये है जॉइंट हमारा। अब देखो यहाँ पर ये टॉफी कैसे बन रही है इसको हम समझते हैं, है ना। ये है हमारा ब्लड वेजल। ठीक है। इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है सपोज। अब यहाँ से कीमोटैक्सिस के थ्रू ल्यूकोसाइड्स लीक आउट होंगे। ठीक है। और बाहर आएंगे रीज रीज के। ठीक है। और रीज के यदि वो बाहर आएंगे तो यहाँ पर फिर, एक मिनट, फिर यहाँ पर वो डिपॉजिट होने लगेंगे। ओके। और उनके डिपॉजिशन की वजह से यहाँ पर ये देखो रेडनेस वेडनेस स्वेलिंग वेलिंग सब ये सब आएगी। ठीक है। अब वो आते तो एक्चुअली इसलिए है कि भाई कुछ करें वहां पर वो, है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी लक्षण आते हैं ना, वो हमारी बॉडी उस प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए करती है सब कुछ। आपको पता है कोई व्यक्ति यदि बीमार पड़े तो पॉसिबली ये भी हो सकता है कि उसका कोई ट्रीटमेंट ना किया जाए, वो शांति से बैठा रहे, रिलैक्स होके और इंतजार करे बीमारी का ठीक होने का। वैसे ऐसा इंसान करता नहीं है, लेकिन बेचारा जंगली जानवर यही करता है। शेर जब बीमार पड़ता है तो वो घास खाना शुरू कर देता है। शेर जब बीमार पड़ता है तो वो देख लेता है कि भाई कहाँ मैं शांति से 2-4 दिन पड़ा रहूं बस। बस बेचारा सांस लेते रहता है, आंख बंद करके पड़ा रहता है। और शायद दुआ करता होगा मालिक से कि मालिक बचा ले। और ठीक भी हो जाता है वो। आप बिलीव नहीं करोगे, डिस्कवरी पे आपने शायद देखा होगा, शेर जब बीमार पड़ता तो नॉनवेज नहीं खाता वो। जानवर को भी इतनी समझ है कि मैं बीमार पड़ गया हूं तो हल्का भोजन करूं मैं। और ये बात बिल्कुल सच है, जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसको हल्का भोजन करना चाहिए। हल्का भोजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी में खाना पचाने में हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं लगानी है। यदि कोई बॉडी बीमार है तो उसको उसकी पूरी ऊर्जा बॉडी की कहाँ जाएगी, उस बीमारी से लड़ने में जाएगी। और उसको जाने दें हम। तो इसलिए हम हल्का भोजन करें, पपीता का जूस पी लिया हमने, मौसम्बी का जूस पी लिया, लिक्विड डाइट पे रहें। तो लिक्विड डाइट पे रहने से हमारे डाइजेशन इजी हो जाता है, हमारी बॉडी के लिए खाना पचाने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती। तो बॉडी पूरी ऊर्जा की दिशा मोड़ देती है। किधर मोड़ देती है कि भाई वो बॉडी में फला जगह वो समस्या है, तो उसका समाधान हमको ढूंढना है, उसके लिए हमें कोई ना कोई एक्शन लेना है ना। आपने देखा होगा जानवर जब उनको इन्फेक्शन होता है, कहीं चोट लग जाती है तो वो चाटते रहते हैं उसको। उनकी लार में एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, जानवर की लार में। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही जानवर से चटवा लें, है ना। कुत्ता चाट लेगा तो रेबीज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई जानवर वो उसको चाटेगा तो फायदा है, तुमको चाटने से फायदा नहीं है। लेकिन एक बात और है, इंसान की लार में भी एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। ये सुन के हंसी आएगी और बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इंसान यदि अपने घाव पे अपनी लार गिराए ना तो उसका घाव ठीक होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा, ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा। लेकिन साइंटिफिकली ये बात सही है कि इंसान की लार में एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है। और उसकी बॉडी में कहीं भी सुपरफिशियली कोई कट लगे, इन्फेक्शन हो माइनर सा, और वो उस पर लार गिराए तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, दुनिया की कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। इतनी पावरफुल होती है इंसान की लार। लेकिन इंसान बहुत सभ्य होता है, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ गांव के लोग ऐसा करते हैं तो हम उनको बोलते हैं कैसे दलिद्दर है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर बेचारे गांव के गरीब लोग, फिनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है शायद, उनको उनके बुजुर्गों से यही शिक्षा मिली है कि थोड़ा बहुत कहीं लग जाए तो उस पे थूक दो, उस पे लार गिरा दो, है ना, या उसको चाट लो। ठीक है, चाट के साफ कर लो। हर जानवर ऐसा ही करता है, आपने देखा है जानवरों को घाव चाटते हुए, देखा होगा। चाटते रहते हैं बस उसको, चाट चाट के ठीक कर देते हैं वो बड़े से बड़ा घाव इन जानवरों का ठीक हो जाता है। डिस्कवरी में आपने देखा होगा किसी शेर पे 4 कुत्तों ने अटैक कर दिया और वो शेर को जगह जगह काट लिया, 10-20 जगह। अब वो शेर बच तो गया, लेकिन फिर भी जिंदा है वो। और उसके बाद भी चाट चाट के उसने अपने सारे घावों को ठीक कर लिया और वो फिर से कुत्तों का शिकार करने के लिए, बदला लेने के लिए तैयार हो गया है ना। तो लार में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, एनिमल्स के भी और ह्यूमन बींग्स के भी। तो एनिमल इसका भरपूर फायदा उठाते हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती है जंगली जानवरों को। तो इसीलिए उनका अध्ययन किया जाता है कि जानवर ऐसा क्यों कर रहा है भाई। कोई जानवर क्यों अभी नॉनवेज नहीं खा रहा, शिकार नहीं कर रहा, उल्टा घास चबा रहा है वो। अच्छा, आपने बिल्लों को देखा है कभी, पालतू बिल्ले भी घास खाते हैं थोड़ी बहुत, देखा है किसी ने। नहीं देखा। तो प्रैक्टिकली आप कभी ऑब्जर्व करना, मैंने तो देखा है। इवन मेरी सिस्टर के पास एक पर्शियन कैट है, वो भी कभी घास खाती है है ना।
जब बीमार पड़ जाती है, क्या पता क्या रीजन रहता है, थोड़ा सा घास खाते हैं वो लोग, है ना। हम्म, तो यहाँ पर ये कीमोटैक्सिस मतलब क्या होता है? कीमोटैक्सिस मतलब होता है ल्यूकोसाइट सेल्स का मूवमेंट, है ना, उसको हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। टैक्सी वर्ड से याद रखना, टैक्सी मतलब मूवमेंट, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। तो वेजल्स में बह रही थी ल्यूकोसाइट, अब बह के कहाँ आ गई वो? ज्वाइंट के पास में आ गई, है ना। तो इसी को हम कीमोटैक्सिस बोलते हैं। और फिर जब ल्यूको, ल्यूकोसाइट WBC सर। हाँ, डब्ल्यूबीसी। तो ल्यूकोसाइट, अच्छा आपको पता होगा ल्यूकोसाइट का तो कोई साइज ही नहीं होता, है ना। आपके WBCS व्हाइट कलर का होता है, उसका कोई साइज नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से अपने साइज को बदल लेता है। तो वहां से वो आसानी से बाहर आ जाता है वो। और आरबीसीएस का अपना पर्टिकुलर शेप होता है, कॉनकेव शेप की होती है वो। WBCS का शेप आपने पढ़ा नहीं होगा क्योंकि होता नहीं है। WBCS जहां से जगह मिली वहां से सीड में से सरक के बाहर आ जाती है। तो अब ये जब ल्यूकोसाइट बाहर आती है और ये जब रैप्चर होती है, तो ये रैप्चर होके क्या है, साइटोकाइनेस और ऐसे कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है ना, जो वहां पर इंफ्लामेशन और इन सब चीजों को बढ़ाते हैं, है ना। जैसे साइटोकाइन है आपका, तो ये पेन को बढ़ाएगा, ब्रेडिकाइनिन बनेगा, पेन को बढ़ाएगा। ये सब पेन को बढ़ाने वाले केमिकल मीडिएटर्स हैं, है ना, ताकि हमारे सेंट्रल नर्वस को मैसेज जाए कि भैया यहाँ दर्द हो रहा है। तो फिर ये ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी में बनने लगते हैं, है ना। अब ये देखो यहाँ पर एक इसका इमेज है, ये देख के आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कभी आपने देखा भी होगा, आपको ध्यान नहीं है। जिनकी एज ज्यादा हो जाती है उनमें आपने देखा होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है बढ़ती एज के साथ। एडल्ट्स का मेटाबॉलिज्म सबसे बढ़िया रहता है, ये बात याद रखना। जो लोग बूढ़े होते हैं, जिनकी एज 60+ हो जाती है, उनका मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाता है, डाइजेशन भी वीक हो जाता है, उनके ऑर्गन सब सारे डिक्लाइनिंग फेज में रहते हैं। ये देखो, है ना। अब कभी ऑब्जर्व करना, कोई दिखेगा तो समझ जाओगे कि आप गाउट है। ओके। अब यहाँ पर देखो, इसकी ये 7 से ज्यादा है तो रेड में दिया हुआ है, इट इज डेंजर जोन। ये यदि है तो बहुत चिंता का विषय है, तत्काल अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना और ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। 5 के नीचे यदि बढ़िया है तो सेफ रेंज में हो, यदि 5 to 6 भी है तो गुड की रेंज है, इट्स ओके। 6 to 7 थोड़ा सा वार्निंग साइन होता है ना, लेकिन ये मैनेज हो भी सकता है ना। थोड़ा डाइट वाइट आप कंट्रोल कर लो। मैंने देखा कुछ लोग जिम जाते हैं, तो जिम जाने में उनको एक जुनून रहता है, जोश रहता है कि नहीं हमें तो मसल्स बनाने हैं, हमें जॉन सीना बनना है, हमें सलमान खान जैसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं वो, एक दिन में मतलब एक एक पाव तक प्रोटीन खा लेते हैं, 2-4 स्कूप एक ही बार में पी लेते हैं। अब उनको पता नहीं होता, डॉक्टर से कंसल्ट करते नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी गाउट हो जाता है भाई, प्रोटीन बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोटीन यदि बहुत ज्यादा कंज्यूम करोगे तो ये प्रॉब्लम आएगा आपको, है ना। तो ओवर प्रोटीन नहीं खाना है किसी को भी। सामान्यतः तो कोई खाता नहीं है, उतना भी नहीं मिलता जितना बॉडी को चाहिए, तो ओवर की तो बात ही दूर है ना। और ये प्रॉब्लम उनको भी देखा गया है जो रेड मीट बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना। तो जैसे मुस्लिम जो है वो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, बड़े का मांस, ठीक है, रेड मीट। कोई है तो नहीं क्लास में आज? नहीं, अदरवाइज मत लेना, है ना, मतलब रेड मीट खाने से भी होता ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो रिलीजन से भी रिलेटेड होती हैं, है ना। कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को कोई चीज बहुत ज्यादा होती है ना। मेरी गर्दन बड़ी दर्द हो रही है, सॉरी, मेरी गर्दन टेढ़ी है, सीधी ही नहीं हो रही है आज। पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है आज। पेन रहता है ना, तो ध्यान आपका हमेशा पेन की तरफ जाता है, पता है। और लंबे समय तक पेन रहे तो व्यक्ति को थोड़ा सा वो अपने आप ही स्ट्रेस में चला जाता है। क्यों चला जाता है? पेन रहता है ना, तो ऐसे केमिकल बॉडी में रिलीज होते हैं जैसे एंडोर्फिन का लेवल बढ़ने लगता है, तो व्यक्ति अपने आप ही स्ट्रेस में जाता है। अच्छा नहीं लगता उसको, है ना। इसलिए कहते हैं भाई, पेन है तो थोड़ा वीडियो गेम खेल लो या आप किसी ऐसे काम में अपने आप को इंगेज रखो कि आपका ध्यान वहां ना जाए, ठीक है। तो समय के साथ धीरे धीरे बॉडी रिकवर करती है उसको। ये मेल को ज्यादा होता है गाउट, कंपेरेटिवली फीमेल के कंपैरिजन में मेल को ज्यादा होता है।
ओबेसिटी जिसको है ये रिस्क फैक्टर्स हैं, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे, नॉनवेज खाए, सेडिमेंट्री लाइफ स्टाइल हो। सेडिमेंट्री ये होता है कि भैया बस खाना पीना और बिस्तर पे डले रहना, और कुछ भी मेहनत नहीं करना, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होना, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई वॉकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खा रहे और पड़े हैं। किसी व्यक्ति को आप कुछ मत कराओ, बस खिलाओ सुलाओ खिलाओ सुलाओ, वो अपने आप ही 6 महीने साल भर में बीमार पड़ जाएगा, कोई ना कोई बीमारी उसको हो जाएगी। चलते फिरते रहना बहुत जरूरी है, हमारा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, हमको फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि दुनिया में हर व्यक्ति मेंटली हाइपर एक्टिवेट हो गया है और बॉडी लेवल पे सुसुप्त अवस्था में चला गया है। ऐसी कहावत थी, पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई स्थिरता आपके माइंड